हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BSOG 171 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इन सभी सवालों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और BSOG 171 के जो और भी क्लासेस अपलोड हो चुकी है, इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BSOG 171 के नेम से। और इस प्लेलिस्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में देखते कौन से सवाल हैं। जैसे कि देखिए, ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए आर्थिक एकीकरण के रूप स्वरूप की व्याख्या कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये सवाल। चलिए इसमें देखते क्या कहा जा रहा है। देसाई, ये जो है ना, देसाई संक्षेप में कहते हैं, देसाई जो विद्वान थे उन्होंने कहते हैं कि अंग्रेजों के जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण, अंग्रेजों के कारण भारतीय इतिहास में पहली बार देश का एक व्यापक और बुनियादी राजनीतिक, प्रशासनिक और कानूनी एकीकरण हुआ था। यानी कि ये सभी जो है ना अंग्रेजों के द्वारा ही जो है ना अपना प्यारा देश भारत में आपका राजनीतिक हो गया, प्रशासनिक हो गया, कानूनी हो गया, इन तमाम बिंदुओं को जो एकीकरण किया गया था वो अंग्रेजों के द्वारा ही हुआ था। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में अस्तित्व। उसके बाद भारत के पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन में कई अलग अलग ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को तोड़ दिया। भारत के जो पूंजीवाद थे, आर्थिक व्यवस्थाएं थी, आर्थिक परिवर्तन थी, जो इकोनॉमिक डिफरेंस थी, इन सभी बिंदुओं को जो अलग अलग तरीकों से अलग अलग ग्रामीण, अलग अलग गांवों की अर्थव्यवस्थाओं की तरह को तोड़ दिया और भारतीय लोगों को आर्थिक रूप से विनिमय संबंधों की एक प्रणाली के माध्यम से जोड़ दिया। इन सभी को जो ना एक तो तोड़ा, फिर तोड़ने के बाद जो ना भारतीय लोगों को जो है आर्थिक रूप से विनिमय संबंधों विनिमय के जो रिलेट करके जो एक दूसरे के साथ माध्यम से उसको फिर जोड़ दिया। उसके बाद और अनुबंध को उनके आर्थिक संबंधों का प्रमुख आधार बना दिया। ठीक है, वह आगे कहते हैं कि मुख्य रूप से अपने उपभोग के लिए नहीं बल्कि बाजार के लिए उगाई जाने वाली वाणिज्यिक फसलों को बड़े पैमाने पर पेश किया गया था। ठीक है, उसके बाद गन्ना, चाय, कॉफी, जूट, रबर इत्यादि जैसे कमोडिटी उत्पाद, ये सभी जो उत्पाद के कारण हुए थे। उसके बाद कृषि के व्यवसायीकरण का मतलब था कि भारत से जुड़ा हुआ था। भारत से जो कृषि का व्यवसायीकरण हो, देखिए भारत जो है ना कृषि प्रधान देश है और ये कृषि का व्यवसायीकरण हुआ करता था। इसका मतलब होता है कि भारत के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, इंग्लैंडों के साथ मतलब अंग्रेजों के साथ। उसके बाद व्यापक विश्व बाजार। देसाई लिखते हैं, जो विद्वान थे देसाई, उन्होंने कहते हैं कि भारत के आंतरिक और विदेशी व्यापार दोनों में मात्रा और दायरे में वृद्धि हुई है ना। जो देसाई के माध्यम से कहते हैं भारत की जो है वो आंतरिक जो है और विदेशी व्यापार है ना, कि तो जो है ना घरेलू का बाजार हो गया, विदेश तरह से विदेशी व्यापार हो गया, जैसे कि विक्रय क्रय हो गया विदेशों के साथ, अंग्रेजों के साथ, बाकी देशों के साथ। तो इन दोनों में जो है काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने लगी। और इसके अलावा पूंजीवादी आधार पर आधुनिक उपयोग देश में तेजी से विकसित हुई। इसके अलावा जो है ना, जैसे एक तो विश्व बाजार के रूप में, व्यापार बाजार के रूप में तो आगे वृद्धि हुई ही हुई। इसके अलावा जो है ना, इसके साथ साथ जो है पूंजीवादी आधार पर जो है ना, जो मॉडर्न युग थी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा उसमें विकसित हुई, प्रोग्रेस किया। और नए राज्य को ऐसे आर्थिक राज्य से अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाले संविदात्मक और अन्य संबंधों के विशाल परिसर को विनियमित करने के लिए कानूनों का एक समूह बनाना पड़ा। और इस प्रकार नए कानूनों की एक प्रणाली अस्तित्व में आई, जो किराएदारों और जमींदारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं, निर्माताओं, व्यापारियों और बैंकरों के बीच सभी जटिल और बहुआयामी संबंधों को, लेन देन को समान रूप से संचालित और नियंत्रित करती है। ठीक है, उसके बाद अस्थायी रूप से जो प्रेजेंट टाइम से जो है फिक्स टाइम से जो है उसको संचालित व्यापार और अन्य गतिविधियों के संबंध में अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को निर्धारित करने वाले कानून भी उक्त थे। मतलब कि ये सभी जो है ना उसमें अस्थायी रूप से जो संचालित व्यापार थे। उसके बाद अन्य गतिविधि जो है, जो अदर्स गतिविधि थे, उसके संबंध में एक दूसरे के साथ संबंध जो थी वो अन्य देशों के साथ भारत के संबंधों को निर्धारित करने वाले कानून भी थी। जैसे कि देखिए, ठीक है, उसके कहता है तदनुसार एक समान मुद्रा वाली भी शुरू की गई थी। तदनुसार जो एक समान मुद्रा प्रणाली भी इसमें शुरुआत कर दी गई थी। और ब्रिटिश उपनिवेशों ने भूमि संबंधों में जिस तरह के बदलाव लाए वह भी महत्वपूर्ण था। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने क्या किया था, भूमि संबंधों से रिलेटेड करके एक बड़ा बदलाव लाया था, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद पूर्व औपनिवेशिक भारत में पूंजी पर मालिकाना अधिकारों के साथ जमींदार, सामंती, कुलीन वर्ग का कोई वर्ग नहीं था। उसके सामंती कुलीनता जो पूर्व ब्रिटिश काल में मौजूद थी, ये पूर्व सामंता कुलीनता जो है, सामंती कुलीनता जो थी वो पहले की ब्रिटिश काल में जो है ना मौजूद थी, उपस्थित थी। उसे केवल एक विशिष्ट संख्या में गांवों पर भू राजस्व एकत्र करने और उचित करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, उसके बाद बड़प्पन इन गांवों का मालिक नहीं था। बड़प्पन जो है इन गांवों का मालिक नहीं था, ऑनर नहीं था, बल्कि केवल राजस्व संग्रहकर्ता था, जो पूरी या भू राजस्व का एक हिस्सा रखता था। ठीक है, जो पूरी भू राजस्व का मात्र एक हिस्सा भाग रहता था। और जागीर की संस्था ब्रिटिश पूर्व भारतीय समाज में कभी मौजूद नहीं थी। इसी तहत
यह भी सम्राट नहीं था, ठीक है, जो क्षेत्र की कृषि भूमि का मालिक था। यह सब समझ में आ रहा है। उसके बाद राजा या राज्य जो केवल उपज का एक निश्चित अनुपात प्राप्त करने का अधिकार था। ये राजा और राज्य जो थे वो केवल उपज का मात्र उसका निश्चित एक फिक्स किया हुआ था, इतना आपका जो ना राजस्व इतना आपको मिला जाएगा, ये दिया जाएगा, इतना इतना में से इतना भाग आपका रहेगा, ठीक है। उसी समय भूमि पर व्यक्तिगत किसान स्वामित्व ब्रिटिश पूर्व भारत में मौजूद नहीं था। इसका तात्पर्य यह है कि भूमि का निजी स्वामित्व अस्तित्वहीन था, मतलब कि इसमें जो ना क्या क्या था उसमें पूर्व भारत में मौजूद नहीं था, यानी व्यक्तिगत किसान जो है स्वामित्व ब्रिटिश सरकार जो है ब्रिटिश भारत में स्वामित्व रूप से वो उपस्थित ही नहीं था। इसका तात्पर्य मतलब इसके आश्चर्य मतलब ये जो है इसके बारे में कहा जाता है, इसके तात्पर्य यह है कि भूमि का जो निजी स्वामित्व जो था वो पर्सनली निजी स्वामित्व जो अस्तित्वहीन था। भारत का भूमि पर अधिकार था, इसलिए गांव राजस्व निर्धारित की इकाई थी, गांव राजस्व की इकाई थी। ये भारत के लिए थे, इसीलिए गांव इसमें फिक्स था, निर्धारित था। उसके बाद ये मुगल भारत में जारी रहा। ये जब मुगल शासन चल रही थी उस समय भी ये जारी रहा था। मुगल साम्राज्य के राजनीतिक सिद्धांत अलग अलग परंपराओं द्वारा शासित थे। मुगल साम्राज्य में जो है राजनीतिक सिद्धांत ये सभी जानते ही होंगे, उसके ये अलग अलग तरीके से वो परंपराओं द्वारा शासित थे, जिसने अत्यधिक केंद्रीकृत नौकरशाही संरचना को जन्म दिया, जो अत्यधिक केंद्रशाही नौकरशाही व्यवस्था को जन्म दिया था। रईसों द्वारा रैंकों के वितरण की व्यवस्था मनसबदारी कहलाती है। रईसों के द्वारा जो न रैंकों के वितरण की व्यवस्था को क्या कहते हैं, मनसबदारी। उसके बाद यह भूमि अनुदान के वितरण की प्रणाली यानी कि जागीरदारी इसकी प्रमुख संरचनाएं थी, लेकिन वे भूमि के निजी स्वामित्व का परिचय नहीं दे सके, ठीक है, ये लेकिन वे भूमि के निजी स्वामित्व का परिचय नहीं दे पाए। इसके बारे में कहा जा रहा है यह भारतीय उपमहाद्वीप में औपनिवेशिक शक्तियों के उदय के बाद भूमि के निजी स्वामित्व को पेश किया गया था और भारत पर ब्रिटिश विजय ने मौजूदा भूमि व्यवस्था में एक क्रांति का नेतृत्व किया, ठीक है। उसके बाद भारत में जो अंग्रेजों के द्वारा क्या कहते हैं शुरू की गई नई राजस्व प्रणाली ने गांव की जमीन पर गांव समुदाय के प्रारंभिक अधिकार को खत्म कर दिया। ये जो है भारत में जो अंग्रेजों द्वारा क्या कहता है इसकी शुरुआती तौर पर राजस्व प्रणाली के लिए पूरे गाँव में जो है ना क्या कहता है जमीन पर एक गाँव समुदाय के रूप से पारस्परिक अधिकार को खत्म कर दिया। जो गांवों में जो पारस्परिक अधिकार हुआ करते थे उन तमाम अधिकारों को ब्रिटिश ने अधिकार हटा दिया। उसके बाद भूमि में संपत्ति के दो रूपों का निर्माण किया। भूमि में जो है ना संपत्तियों को दो भागों में विभाजित कर दिया, उसका निर्माण कर दिया। देश के कुछ हिस्सों में जमींदारी और दूसरों में व्यक्तिगत किसान स्वामित्व होंगे। उसी तरह जैसे देश के कुछ हिस्सों में जमींदारी उसका मालिक होंगे और दूसरा में जो व्यक्तिगत किसान स्वामित्व होंगे। यह परिवर्तन भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व रहा। ये परिवर्तन जैसे ही ब्रिटिश ने परिवर्तन किया ये काफ़ी ज़्यादा अविश्वसनीय और अभूतपूर्व माना गया। और देसाई का तर्क है कि प्रशासन में दृष्टिकोण से अंग्रेजों के लिए हजारों जमींदारों से राजस्व वसूल करना छोटे किसानों के मालिकों से अधिक किफ़ायती था। वो आगे कहते हैं कि रणनीतिक कारणों से भारत में युवा ब्रिटिश राज्य खुद को बनाए रखने के लिए देश में एक सामाजिक समर्थन की आवश्यकता थी। यानी वे कहते हैं, देसाई जी कहते हैं कि रणनीतिक के कारणों से ही जो है ना भारत में जो युवा ब्रिटिश ने जो है खुद को बनाने के लिए इसमें पारित किया और इस सामाजिक समर्थन की आवश्यकता पड़ी। यह उम्मीद की गई थी कि जमींदारों का एक नया वर्ग जिसका अस्तित्व ब्रिटिश शासन के कारण था स्वाभाविक रूप से इसका समर्थन करेगा। ये ब्रिटिश का उम्मीद था कि ये जो जमींदार का एक नया वर्ग जो बनाया था, नया प्रथा चालू की गई थी जिसका अस्तित्व जो है वो अस्तित्व जो ब्रिटिश शासन के कारण ही हुआ था और उसका स्वाभाविक रूप में उसका समर्थन करेगा। भूमि संबंधों में इन परिवर्तनों का एक राष्ट्र के रूप में भारत के सुदृढ़ीकरण पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। इसने भौतिक नींव के निर्माण में योगदान दिया, अर्थात भारत की दुनिया के साथ आर्थिक वेल्डिंग भारतीय लोगों के राष्ट्रीय एकीकरण और दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए बाध्य किया। ठीक है, तो यह रहा आज का जैसे कि इसमें कहता है इसने भौतिक नींव के निर्माण रखा। ठीक है, इसमें योगदान भी दिया था और जिसके अर्थात भारत को दुनिया के साथ आर्थिक बिल्डिंग यानी कि भारत को जो है ना और भारत के अलावा जो और देशों के साथ दुनिया में इसकी आर्थिक वेल्डिंग के अनुसार जो है भारतीय लोगों को जो इंडियन पीपल्स हैं उसको राष्ट्रीय एकीकरण और दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए इसको समर्थन के तहत बाध्य किया था। ठीक है, तो ये रहा, ठीक है ना, आज के सेशन का एक्सप्लेनेशन। ठीक है ना, तो ये रहा जैसे इसमें कहा गया था कि आपका ब्रिटिश शासन द्वारा लाए गए आर्थिक एकीकरण के रूप स्वरूप की व्याख्या कीजिए। इसमें बेहतरीन तरीके से व्याख्या की गई है और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ओके, और आप सभी से नम्र निवेदन है जो भी चैनल में पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें और वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।